मूवी की शुरुआत में हम अंधेरे कमरे में एक लड़की को देखते हैं जिसको कुर्सी के साथ बांधा गया था और उसके मुंह में एक लीमू ठूंसा हुआ था। साथ ही साथ उसके मुंह पर एक भयानक मास्क लगा हुआ था जिसे शैतान जैसा पेंट किया गया था। खैर, ये लड़की काफी घबराई हुई नजर आती है जिसे किसी ने यहाँ पे बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो इसके साथ क्या करने वाला है ये हमें मूवी देखकर पता चल जाएगा। और एक और बात नोट करने वाली ये थी कि इस लड़की के गले में एक लिंगम लटका हुआ था। खैर, तभी वहां पर एक बहुत ही भयानक आदमी आता है जिसके हाथ में एक तलवार होती है और उसकी आहट भर से ही वो लड़की इतना डर जाती है कि चेयर पर बैठी बैठी सूसू कर देती है। खैर, अब फाइनली वो कमरे में दाखिल होता है और यहाँ पर हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाते हैं लेकिन पैर जरूर से देख पाते हैं जो कि बिल्कुल ब्लैक और बहुत भयानक थे। खैर, अब वो लड़की के पास आता है और उसके गले से वो लिंगम निकाल लेता है और उसे उसके मुंह में ठूंस देता है जो कि पेट तक चला जाता है, जिससे वो लड़की दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ओन गुलजार होता है, जिसके घर में है पिता, माँ और उसका बड़ा भाई जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। और उसके आस पड़ोस में रहते हैं दो खास लोग जो कि लड़कियां थीं, जिनमें से एक का नाम जन्नत और दूसरी का नाम सरावनी होता है जो कि दोनों सिस्टर्स होती हैं। अब ओन जन्नत नामी लड़की के साथ बहुत प्यार करता है और उसकी बड़ी बहन सरावनी की वो बहुत इज्जत करता है। अब ओन का और जन्नत का रिश्ता काफी नोक जोक वाला होता है, लेकिन जन्नत की बहन सरावनी ओन को बहुत सपोर्ट करती है। खैर, अब एक दिन होता ये है कि वहां पर रहने वाले अली से ओन के भाई रवि की काफी लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो उसकी बेटी लक्ष्मी से प्यार करता था, लेकिन मजहब की वजह से उनकी शादी में रुकावटें आ रही होती हैं क्योंकि लक्ष्मी इस्लाम मजहब को मानती थी जबकि रवि कोई और मजहब का पैरोकार था। अब वो लोग यहाँ तक नहीं रुकते और मिलना जारी रखते हैं और अली को ये बात पता चल जाती है तो वो अपनी बेटी लक्ष्मी का कॉलेज छुड़वा देता है और उसको घर पर ही रहने की सलाह देता है। और जब रवि को ये बात पता चलती है तो वो चिंतित होकर उसके घर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो उनके घर आता है तो उसे दोनों की डेड बॉडीज मिलती हैं जिन्हें अभी अभी मारा गया था। और अब तक पुलिस भी वहां पर आ जाती है जो कि उसे रंगे हाथ अरेस्ट कर लेती है और यहाँ पर सारे सबूत रवि के खिलाफ थे। क्राइम सीन वाली जगह पर उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे और अली से पास्ट में उसकी लड़ाई भी हुई थी, तो यहाँ पर यह बात साबित हो जाती है कि वही खूनी है। अब जब ये बात ओन को पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि वो अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता था। खैर, अब वो खुद क्राइम सीन को चेक करने जाता है इस उम्मीद से कि उसे कोई क्लू मिल जाएगा, लेकिन उसके कुछ हाथ नहीं लगता। इसी बीच रवि को जमानत मिल जाती है और वो घर आ जाता है, लेकिन गम और शर्म के मारे वो खुद को खत्म कर लेता है। रवि का पूरा परिवार इस सदमे से टूट जाता है और अब ओन कसम खाता है कि वो उसके भाई को इंसाफ दिला कर रहेगा। खैर, अब वो वापस से उसी क्राइम सीन वाली जगह पर जाता है और अब उसे पता था कि उसे कहां पर चेक करना है, तो वो घर के बाहर वाली साइड चेक करता है तो ओन को वहां पर कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं जिन्हें वो चेक करके ये समझ जाता है कि कोई या तो अंदर आया था या फिर यहाँ से बाहर भागा था। खैर, तभी उसे उसी जगह पर एक लिंगम मिलता है और सेम ऐसा ही लिंगम हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। खैर, अब ओन उस लिंगम को लेकर पुलिस ऑफिसर के पास लेकर जाता है और अपनी दलीलें पेश करता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे डांटकर समझाता है कि तू इस केस से दूर ही रहे जो कि तेरे लिए बेहतर है। हम पुलिस वाले अपना काम करना बखूबी जानते हैं। अब यहाँ पर ओन काफी गुस्से में आ गया था जो कि एक पुलिस ऑफिसर बनने की शपथ लेता है, तो इसलिए वो डिटेक्टिव बनने की ठान लेता है और अपने भाई जैसे केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, यानी कि अनसॉल्व्ड केसेस को। खैर, अब यहाँ पर जन्नत, जिसको वो काफी पसंद करता है, वो एक जर्नलिस्ट बन चुकी है जो कि 3 सालों से इसी केस के ऊपर काम कर रही है, लेकिन वो भी ओन की तरह कहीं नहीं पहुंच पाई। अब ये साल चल रहा होता है 2017, जहां पर एक औरत का बुरी तरह से इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था जिसे ओन ही इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन ये कत्ल इंतहाई चालाकी से करा गया था और उसके आसपास खून का एक कतरा, एक बूंद तक नहीं मिलता।
थी और उसके सर को कहीं उखाड़ कर फेंक दिया गया था, जिससे डेड बॉडी की शनाख्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां से पकड़कर ये केस सॉल्व किया जा सके। अब ये सारी चीजें देखकर पुलिस ऑफिसर काफी अचंभे में रह जाता है कि भैंस की आंख इतना सफाई से किया गया कत्ल आज तक नहीं देखा। खैर अब थोड़ी देर के बाद जंगल में से दूसरी हेडलेस बॉडी मिलती है, जिसे इन्वेस्टिगेट करने पुलिस ऑफिसर शंकर और उसकी टीम जाती है और सेम वही कहानी, वहां कोई भी सुराग नहीं मिलता और इस बार तो बॉडी के हाथ की जो स्किन होती है ना, उसे भी निकाल दिया गया था ताकि इसकी आइडेंटिटी ट्रेस ना हो पाए। लेकिन ऑन इस बॉडी के पैर पर लगे चोट के निशान से उसे पहचान जाता है। अब ऑन अपना डाउट क्लियर करने के लिए वो उस बॉडी का डीएनए करवाता है तो शॉकिंगली ये बॉडी जन्नत की बड़ी बहन सरावनी की होती है और इससे ऑन, जन्नत और जन्नत का पूरा परिवार टूट जाता है। अब यहाँ पर किशोर नामी शख्स से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वह दिल्ली के कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं हॉस्टल में रहती थी, लेकिन हर वीकेंड घर जाया करती थी और उस दिन वो उसके साथ मंदिर भी गई थी, तब वो थोड़ी लेट हो गई थी। फिर उसने उसे बस स्टॉप पे उतार दिया। अब यहाँ पर ऑन अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि सिर्फ जन्नत की बहन सरावनी ही थी जो कि उसे समझा करती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुकी है और अगर उसने पहले वाले केस को सॉल्व कर लिया होता तो आज सरावनी हमारे साथ जिंदा होती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अब वो फैसला करता है कि वही इस केस को निपटाएगा। अब ये बात सुनकर ऑन के दोस्त ऑन को कहते हैं कि वो जिस कातिल को ट्रेस करने की बात कर रहा है वो कोई आम कातिल नहीं है, वो बड़े बेरहमी से लाशों के सरों को अपने साथ उखाड़ कर ले जाता है, इसलिए संभल कर ओके। जिस पर ऑन कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। अब शाम को वो जन्नत से मिलने जाता है जिसने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था और वो उसे खाना खाने के लिए फोर्स करता है, लेकिन वो उल्टा गुस्से हो जाती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है कि वो एक बेकार किस्म का डिटेक्टिव बना बैठा है जो अपने भाई के केस को तो सॉल्व नहीं कर पाया, तो वो मेरी बहन सरावनी का तो क्या ही करेगा। वो कहती है कि वो इस केस को छोड़ दे और वो खुद अकेले इसे देख लेगी। खैर अब ऑन को ये काफी बुरा लगता है और अब वो अपने घर वापस आता है और अब वो काला कोट पहने निकलता है, जिसकी वजह से वो अब पूरा डिटेक्टिव बन गया था। अब वो सरावनी के कॉलेज दिल्ली जाता है और वहाँ पर थोड़ी बहुत पूछताछ करता है। वो उसकी रूममेट से बात करता है जो बताते हैं कि वो 3 दिनों से थोड़ी सी गुमसुम और परेशान थी, तो उन्हें लगा कि कोई घरेलू तनाजा होगा, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर अब ऑन वापस अपने घर आता है जहाँ पर अब की बार जन्नत अपने गुस्से को साइड पर रखते हुए ऑन के साथ उन केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करती है। अब ये लोग पुलिस स्टेशन से सारी की सारी केस फाइल्स और सभी बॉडीज के ऊपर मिलने वाले कपड़े और सभी मास्क इकट्ठा करके अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। खैर अब वो सबसे पहले मास्क के बारे में पता करते हैं कि ये मास्क लकड़ी से बना हुआ है जो कि 60 से 70 साल पहले लकड़ी से बना करते थे। साथ ही साथ लाश एक सफेद कपड़े में मिलती थी जो कि किसी भी मार्केट में आम कपड़ा मिलता है और बॉडीज के पास से ऑटो रिक्शा के टायर्स के निशान मिलते थे। ऑन ये भी नोटिस करता है कि पहले 5 कत्ल कर्नाटका के इलाके में हुए और फिर बाकी के तिलनंगा में हुए। अब डिटेक्टिव ऑन इन बॉडीज के कपड़े को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये 5 साड़ीज सेम टू सेम हैं, लेकिन छठी साड़ी जो कि सरावनी की होती है वो बिल्कुल अलग है और उस पर वो एक स्टैंप मार्क को नोटिस करता है जिसको वो एक कागज पे उतार लेता है और डिकोड करने पर वो एक हॉस्पिटल एड्रेस होता है। अब जन्नत जब उस एड्रेस को गूगल मैप्स पे फाइंड करती है जो कि सच में था, तो अब ऑन समझ आता है कि सरावनी का उस हॉस्पिटल से जरूर कोई लेना देना है। तब वो हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर योगेश से मिलते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर भी असल कातिल तक पहुंच गए थे जो कि कोई और नहीं बल्कि किशोर नामी एक शख्स है जो कि ऑन का एक खास दोस्त होता है, क्योंकि उस दिन उसने ये कहा था कि वो सरावनी के साथ मंदिर गया था, लेकिन वो दोनों मंदिर गए ही नहीं। खैर अब किशोर और डॉक्टर योगेश को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ जारी की जाती है तो वह बताते हैं कि असल में सरावनी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर योगेश के पास आई थी। ट्रीटमेंट के दौरान एक एक्सपायर इंजेक्शन
की वजह से वो वहीं पर मर गई। तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए श्रावणी को सीरियल किलर का विक्टिम दिखा दिया और यहाँ पर डॉक्टर योगेश ने उसके हाथों की जो स्किन होती है उसे नोच डाला ताकि कहीं से इसकी शनाख्त न हो पाए और फिर उसका सर काट कर नदी में फेंक दिया। और फिर किशोर ने नकली कहानी गढ़ी और फिर ओन को मारने की कोशिश भी करी ताकि सच कभी बाहर न आ पाए। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल के बेड की स्टैंप श्रावणी के हाथ पर और फिर साड़ी पर लग गया था, जिससे डिटेक्टिव ओन डॉक्टर योगेश तक पहुंच गया। अब ये सुनकर जन्नत को बहुत दुख होता है कि यहाँ पर किशोर ने ऐसा कर दिया और फिर ओन गुस्से से भर जाता है जो कि किशोर को एक मुक्का पेल देता है। खैर अब कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि ये सीरियल किलर का काम नहीं है, जिस पर वो कहते हैं कि वो हर चीज अनोखी करता है, वो जिसको मारता है वो उस पर लकड़ी का मास्क रखता है लेकिन श्रावणी पर प्लास्टिक का मास्क था। खैर अब ओन ठान लेता है कि वो असली कातिल को पकड़कर ही दम लेगा ताकि वो अपने भाई और अपनी जान जन्नत की बहन श्रावणी को इंसाफ दिलवा पाए। अब तभी हम उसी किलर को देख पाते हैं जिसका चेहरा हमें अभी भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो लंबा चौड़ा बड़े बड़े भयानक बालों वाला एकदम ब्लैक काला बिल्कुल भूत जैसा था, जो कि अब अपनी नेक्स्ट विक्टिम के साथ वही सब करता है जो कि उसने स्टार्टिंग वाली लड़की के साथ किया था। और अब वो उसका सर निकाल कर किसी पूजा करने वाली जगह पर रखता है और बॉडी को एक संदूक में डाल देता है। अब ओन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई नजर रख रहा होता है और ओन आहट पाकर बाहर जाता है तो उसे कोई सामान जलता हुआ दिखाई देता है। जिन्हें ओन चेक करता है तो उन्हें एक लड़की की आधी जली हुई फोटो मिलती है जिसके अंदर कॉलेज का नाम साफ लिखा था। और अब ओन वो कॉलेज पता करने जाता है तो यहाँ पर उसको पता चलता है कि उस लड़की को आईटी में गोल्ड मेडल मिला हुआ है और यहाँ पे उन्हें उसके घर का पता नहीं मिलता क्योंकि वो शुरू से ही अनाथ थी और उसने एमबीबीएस भी किया है, इसलिए वो फोरेंसिक एक्सपर्ट भी है और इसलिए वो उन ट्रांसजेंडर्स को लड़की दिखा देती थी और पोस्टमार्टम से कत्ल का एंगल डाल दिया करती ताकि असल खूनी कभी पकड़ा न जाए। यानी कि यहाँ जो मौतें हुई थी वो लड़कियां नहीं थी बल्कि ट्रांसजेंडर्स थी। खैर उन्हें उसका असल रिकॉर्ड मिलता है जिसमें उसके घर का पता मेंशन था। अब वो लोग उसके घर जाते हैं तो उसे भी पता चल जाता है कि वो लोग उसके घर आ चुके हैं और जब वो लोग उसके कंप्यूटर को चेक करते हैं तो उसमें एक बबल होता है जिसको ओपन करने पर उन सभी मर्डर्स का बायोडाटा था। तभी उन्हें अंदर कमरे से किसी की आवाज सुनाई देती है और अब भागते हुए ओन उस आवाज का पीछा करने लगता है, जिस पर वो देखते हैं कि उस लड़की ने किसी से फोन पे बात करने के बाद खुद को मार डाला है। यानी कि वो समझ गई थी कि अब वो पकड़ी जा चुकी है और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और उसके घर में वही शुरुआत वाली वर्शिपिंग प्लेस मिलती है। यानी कि क्या यही खूनी थी जो कि लोगों की बलि चढ़ाया करती थी। अब यहाँ पर डिटेक्टिव ओन खूनी तक तो पहुंच गया था लेकिन उसे जिंदा हालत में पकड़ नहीं पाया और उसने इसी के साथ डिटेक्टिव होने का फर्ज निभाया और यहीं पे ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है।